सारांश अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ अपने आगे की जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीके से बिताना चाहता था। उसे एक बड़े और खूबसूरत घर की बहुत जरूरत थी, जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। इसी बीच एक ब्रोकर ने उसे एक घर के बारे में बताया, जो शहर के एकदम कोने में है, बिल्कुल किसी फार्म हाउस की तरह। घर तो वाकई सुंदर था, लेकिन समस्या यही थी कि ये घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाके में था। इसी वजह से इस घर की कीमत इसके असल कीमत से काफी कम थी, जो कि एक फायदे का सौदा हो सकता था। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ये घर हमारे लिए कैसा रहेगा? मुझे तो बहुत सही लग रहा है। घर तो वाकई अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ इकलौता सिर्फ हमारा ही घर होगा। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इसमें हम शांति से रह पाएंगे, शहर के इतने शोर शराबे से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ये बात भी सही है। वेल, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो इसे फाइनल करते हैं। और नहीं तो क्या, इतना सुंदर और बड़ा घर, वो भी इतनी कम कीमत में। ये तो वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम तुरंत निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद सारांश उस घर को खरीद लेता है। घर बहुत ही सुंदर था, काफी बड़ा था। जब वो सभी घर में एंटर होते हैं तो उन्हें उस घर में बहुत सी अजीब पेंटिंग्स दिखाई देती है। पेंटिंग कई मर्डर्स, क्राइम्स और बलात्कार की थी। पेंटिंग का पहला इंप्रेशन पढ़ते ही सारांश भड़क उठता है और उस घर के एक्स ओनर को कॉल करता है। अरे शुक्ला जी, ये कैसा घर है आपका? इतनी खराब पेंटिंग्स कौन लगाता है यार? अरे सॉरी, मैं उन्हें हटाना भूल गया। दरअसल जो पहले किराएदार थे, उनकी पेंटिंग्स है ये। कोई नहीं, मैं कुछ लोगों को भेजकर घर से सभी पुराने सामान हटवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, एहसान होगा आपका। ये काम जल्द से जल्द करें। इसके बाद उस घर से सभी पुराने सामानों को बाहर कर दिया जाता है। घर की सभी पेंटिंग्स, पुराने फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद अचानक से एक शाम पूरे घर की बिजली चली जाती है। ओह शिट! अचानक ये लाइट्स क्यों चली गई? जल्दी कुछ करो, खाना भी नहीं बना है अभी। रीटा कैंडल्स जलाने के लिए किचन में जाती है और कैंडल्स को जलाती है, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाते हैं। इसी दौरान उसे ठीक अपने पीछे कोई हाथ महसूस होता है, जो धीरे धीरे उसके गले के करीब बढ़ रहा था। रीटा तुरंत पीछे पलटती है, तब वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन रीटा को खुद से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखता है, जिसके हाथों में एक खतरनाक चाकू था। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सारांश तुरंत वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रीटा? तुम इतने जोर से क्यों चीखी? सारांश, मैंने अभी आदमी को खड़े देखा, जिसने चाकू लिया था और वो मुझे मारने वाला था। कौन आदमी? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा तो दूसरा कोई भी नहीं है। नहीं सारांश, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। इसके अगले ही पल लाइट आ जाती है और पूरा घर जगमगा उठता है। इसके बाद सारांश देखता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ये रीटा का वहम ही था। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी दास्तान नहीं थी जो उन्हें इस घर में महसूस हुई थी। इसके बाद से तो एक पर एक ऐसी घटनाओं ने जन्म लिया
जो किसी भी आम इंसान की जिंदगी को तबाह कर दे। अक्सर टेबल पर रखे कांच के ग्लास नीचे जमीन पर गिर जाते, जिससे टूटा कांच पूरे फर्श पर पड़ा मिलता। सारा सामान अपनी जगह से अपने आप बदल जाता। रीटा अक्सर अपनी बेटी को अकेले में बड़बड़ाती सुनती। इसी तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब उसने अपनी बेटी के मुंह से जो सुना, वो सुनकर उसके होश उड़ गए। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। देखते हैं तुम हमें कैसे इस घर से बाहर निकालती हो। आन्या को ये कहते सुनकर रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाती है। वो ये बात सारांश को बताती है, लेकिन सारांश उसे बच्चे की एक नटखट हरकत समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब बहुत जल्द इस घर में वो खौफनाक रात आने वाली थी, जिसका सामना इससे पहले इस घर के पुराने किराएदारों ने किया था। आज अमावस्या की रात थी, जब काले बादल छाए थे। पूरा परिवार अपने कमरे में सुकून की नींद ले रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक की आवाज सुनकर रीटा एकदम से चौंक जाती है और दरवाजे पर कौन है ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि इस तरह देर रात दरवाजा खटखटाना ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए सीधा दरवाजा खोलना उचित नहीं है। पहले खिड़की से देख लेना चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की को हल्का सरकाते हुए बाहर की तरफ झांकती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक गायब सिर वाला आदमी एक कुल्हाड़ी को हाथ में लिए लगातार दरवाजा ठोक रहा था। लगातार इस आवाज के चलते सारांश भी जाग उठा और बाहर लिविंग एरिया में आ गया, जहां डर के मारे रीटा अभी बस संभलने की कोशिश ही कर रही होती है। रीटा, क्या हुआ? तुम ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? तभी घर के चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। अचानक ये सुनकर सारांश भी एकदम सकपका जाता है। तभी उसकी नजर सामने रीटा पर पड़ती है, जिसने अपने सभी बालों से मुंह को ढक लिया था। इन आवाजों के बीच अचानक उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है, जो रूम में अकेले थे। सारांश भागता हुआ अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक तेज झटका लगता है। वो देखता है उसके बच्चे के अंदर किसी दुष्ट आत्मा का प्रवेश हुआ था और वो रूम की दीवारों पर किसी छिपकली की तरह चल रहे हैं। ये देखकर वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। घर के वातावरण से आती वो डरावनी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारांश भागता हुआ एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाता है, लेकिन रीटा तो वहां से गायब थी। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी वक्त कोई धीरे से सारांश के कंधे पर हाथ रखता है। जब वो धीरे से पीछे मुड़ता है तो वो रीटा थी, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और मुंह के अंदर से दो नुकीले दांत बाहर आ चुके थे। वो सारांश को सीधा गर्दन से उठा लेती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो रीटा? क्या तुम पागल हो गई हो? जिस तरह एक रात हमारे परिवार को बेवजह मार डाला गया, ठीक उसी तरह इस घर में आने वाला कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता। तेरे बीवी बच्चे तो पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तेरी बारी है। इतना कहते हुए रीटा सारांश को एक तेज रफ्तार से सामने पिलर्स की तरफ
फेंक देती है, जिससे उसे गहरे जख्म लगते हैं। और फिर रीटा एक धारदार चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ती है और फिर उसके जिस्म से बची कुची जान भी बाहर निकाल देती है। कहते हैं जब भी आप अपना घर खरीदो तो अच्छी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि कई घरों की कहानियां बहुत भयानक होती है, जिसका अंजाम कल्पना मात्र से शरीर में खौफ की नदियां बहने लगती है। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी निशाना बने एक ऐसे घर का जो कि श्रापित था। उस श्रापित घर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि कई सालों पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। अब क्योंकि ये घर शहर से एकदम हटकर एक सुनसान इलाके में बसा था, तो इस वजह से इस घर को निशाना बनाना लुटेरों के लिए आसान था। एक रात कुछ इसी तरह दस्तक सुनने के बाद परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला। तब 2 लुटेरे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पहले तो सारे धन जेवर लूट लिए और हाथापाई के दौरान पूरे परिवार को मार डाला। तब से ये घर पूरी तरह से श्रापित हो चुका है और जो भी यहाँ रहने आता है वो जिंदा नहीं बचता। अक्सर देखा गया है, लोगों को डराने के लिए कहीं सुनी बातों को बताकर डराया जाता है। सुनने वाला भी हकीकत जाने बगैर खौफ के साए में डर डर कर जीता रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कहीं सुनी बातें हमेशा सच होती हैं। वो बातें झूठ भी हो सकती है। सो हमने सुबह ही कहा था कि हवेली की साफ सफाई कर देना, लेकिन आज खेत का काम करते करते इतनी देर हो गई कि सुबह का काम अब रात में करना पड़ेगा। विनोद बाबू, आज तो पूरी नींद हराम समझो। इस सब से डर के मारे विनोद की हालत खराब हो जाती है। बावजूद इसके विनोद हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता है कि तभी उसके चेहरे के ठीक सामने ऊपर से एक डरावनी चुड़ैल की शक्ल आ जाती है, जो चमगादड़ की तरह उसके सामने झूलने लगती है। उसे देख विनोद की घी बंध जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगती है। छोड़ दे चुड़ैल, हमको छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। तू हवेली में क्यों आया? नहीं आना चाहिए तुझे। गलती हो गई मेरी माँ, दोबारा कभी इस हवेली में नहीं आएंगे। छोड़ दे हमें। अरे छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे। अरे अरे विनोद भाई, संभालो खुद को। क्या हुआ? अरे इतने डरे हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? चुड़ैल, सोहन भाई हवेली में चुड़ैल है। चुड़ैल? अरे ये क्या कह रहे हो? सच कह रहे हैं भाई, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम जिंदा बच के आ गए हैं, वरना उस चुड़ैल ने तो हमें मार ही डाला था। भाई तुम पकड़ो तुम्हारी हवेली की चाबी, हमसे तो उसकी साफ सफाई ना हो पाएगी। हम तो कहते हैं अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके उस हवेली से पल्ला झाड़ दो।
कहीं उस चुड़ैल के हत्थे चढ़ गए तो राम नाम सत्य समझो। राम, सड़क पर गाड़ी चलाने के बजाय ये उबड़ खबड़ जगह पर क्यों चला रहे हो? ये गांव की कच्ची सड़क है रुक्मणी, शहर की स्मूथ सड़क नहीं। ये कच्ची सड़क नहीं, नरक जाने वाली कच्ची सड़क है। पता नहीं तुम्हारे गांव में पक्की सड़क कब बनेगी। सड़क बने ना बने उससे हमें क्या, एक बार हवेली बेच दे, उसके बाद यहाँ कभी आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राम और रुक्मणी हवेली बेचने आ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं उनकी पुश्तैनी हवेली में चुड़ैल के रूप में उनकी मौत मंडरा रही है। अब देखना ये है कि दोनों के साथ क्या होगा। प्रणाम मालिक मालकिन, आप लोग अंदर चलिए, हम सामान लेकर आते हैं। सोहम, हवेली की साफ सफाई हो गई है ना? नहीं मालिक, सफाई तो नहीं हो पाई। व्हाट? तुम्हें बताया था ना कि 3 दिन में हवेली खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। अगर साफ सफाई नहीं हुई होगी तो बेचने में मुश्किल हो सकती है। हवेली बेचने की मुश्किल बहुत बड़ी हो चुकी है मालिक। मतलब कहना क्या चाहता है तू? मालिक, इतने लंबे समय से हवेली खाली पड़ी थी तो किसी चुड़ैल ने उस पर कब्जा कर लिया है, और वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। चाहो तो आप पूरे गांव से पूछ सकते हो। गांव की छोड़, तू बता, तूने वो चुड़ैल देखी अपनी आंखों से? नहीं मालिक, देखी तो नहीं, मगर जब तूने चुड़ैल देखी ही नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों कर रहा है? लोगों का क्या है, वो तो दूसरों की जेब में 2 पैसे जाते देखकर जलन के मारे सूखने लगते हैं। ऐसे ही किसी गांव के आदमी ने यह अफवाह उड़ाई होगी, और ये भूत प्रेत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम अभी हवेली जाओ और अच्छे से साफ सफाई करके आओ, जाओ। जी मालिक। चुड़ैल न होने की बात पर सोहन हामी तो भर देता है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चलता है कि उसे पूरा यकीन है कि हवेली में चुड़ैल है। क्या सोच रहे हो राम? सोच रहा हूँ मैं भी हवेली का चक्कर लगा ही लूं, देखूं तो सही इस चुड़ैल की कहानी के पीछे की सच्चाई है क्या। बेकार की बातों पर जाने की जरूरत नहीं है राम, आराम करो तुम। छोड़ चुड़ैल, छोड़ मुझे, छोड़ दे। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, चुड़ैल, चुड़ैल। सोहन, सोहन रुको, क्या हुआ सोहन? चुड़ैल, मालिक अंदर चुड़ैल है, भागिए यहाँ से जल्दी। कोई नहीं भागेगा यहाँ से सोहन, संभालो खुद को। अभी संभालने का नहीं, भागने का समय है मालिक, वो मार डालेगी हमें। हम सच कह रहे हैं मालिक, अब तो हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है उस चुड़ैल को, बहुत खतरनाक है वो। देखिए, मेरी गर्दन पर उसके नाखूनों के निशान हैं, देखिए। राम, उधर देखो। कहाँ? अरे, अभी तो वही थी, कहाँ गई? राम, मुझे लगता है हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। कल दिन में सोचते हैं हमें क्या करना है। मैं सच कह रही हूँ राम, शुरू में मुझे भी ये सब बकवास ही लग रहा था, लेकिन कल जो सोहन के साथ हुआ और जो मैंने हवेली में देखा,
उसके बाद मैं भी पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हवेली में चुड़ैल है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रुक्मणी। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुम गांव वालों के अंधविश्वास पर विश्वास करती हो। मैं अंधविश्वास नहीं करती राम, लेकिन कल जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे कैसे झुठला दूं? वो तुम्हारी नजरों का धोखा भी तो हो सकता है रुक्मणी। वो नजरों का धोखा नहीं था राम, वो सच था। वहाँ चुड़ैल थी। खैर, मैंने फैसला कर लिया है। हम इस हवेली को बेचने में अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते राम। हम अपनी मेहनत की कमाई से शहर में कोई अच्छा घर खरीद लेंगे। हम आज के आज अब भी घर वापस जाएंगे। चलो, मैं सामान पैक करती हूँ। रुक्मणी, शांत हो जाओ। हम चलेंगे, लेकिन आज नहीं, परसों सुबह। मुझे गांव में एक और काम है। कल तक मैं उसे निपटा लूंगा, फिर चलेंगे। राम ने रुक्मणी को काम का बहाना देकर रोक तो लिया, लेकिन उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि हवेली में कोई चुड़ैल है। इसलिए सच्चाई की तह तक जाने के लिए वो उठा और टॉर्च लेकर कमरे से बाहर निकल गया। राम हवेली के अंदर आकर टॉर्च की मदद से चुड़ैल की सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि तभी वो देखता है हॉल के एक कोने में मुर्गे की कुछ हड्डियां पड़ी हुई है। कुछ दारू की बोतलें भी दिखाई देती है। वो पास से देखने के लिए उनकी ओर बढ़ता है कि तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। आ गया तू मेरा शिकार बनने। बिल्कुल सही समय पर आया है तू। तुझे पता है इस वक्त मेरा खाना खाने का समय होता है। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो मुझे। श्याम, तू मुझे माफ कर दो भैया। दरअसल अपनी गरीबी से लड़ते लड़ते मैं थक गया था, इसलिए मैं इस हवेली को, जो कि आपके नाम है, इस पर चुड़ैल का साया बोलकर आपसे कम दाम पर खरीद कर ऊंचे दाम पर बेचना चाहता था। इसलिए मैंने ये सब किया। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो प्लीज। हम इंसान गलतियां करने और उनसे सीख लेने के लिए ही बने हैं श्याम। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं चचेरा ही सही, पर हूं तो तुम्हारा बड़ा भाई, जो तुम्हारी परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूं, हवेली बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उसमें से आधा तुम्हारा होगा। भैया, कही सुनी बातों पर इंसान को विश्वास करने से पहले एक बार सच्चाई जानने के लिए खुद से भी कोशिश जरूर करनी चाहिए, जैसे राम ने की। उसकी एक कोशिश की वजह से आज दोनों भाइयों में लालच और स्वार्थ की जो दूरी थी वो भी खत्म हो गई। इसलिए मुश्किलों और डर को हल करने की पहल कीजिए, उनसे दूर मत भागिए। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई सच्ची कहानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपका अनुभव हमें अच्छा लगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस कहानी को एक रूप में बदलने के लिए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको समय पर मिल सके।
अरे भाई वो देख, क्या लड़की है, कसम से मिल जाए तो मजा आ जाए। राजन और सत्यम एक शाम पार्क में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है और राजन उससे पूरी तरह मोहित हो चुका था। हाँ यार, लड़की तो अच्छी है, लेकिन तेरे मन में क्या चल रहा है? हाँ, तभी सत्यम को एक कॉल आता है और सत्यम कॉल पर बात करता हुआ पार्क से निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राजन अभी भी उस लड़की को घूर रहा था। राजन की वो शाम लड़की को घूरते हुए ही बीत गई। राजन रात भर उसी खूबसूरत लड़की के ख्यालों में खोया रहा। साथ ही साथ उसे इस बात का अफसोस भी था कि वो उस लड़की से बात नहीं कर पाया। अगले दिन जब राजन दोबारा उसी पार्क में गया तो इस बार भी उसे वही लड़की ठीक उसी जगह पर बैठी दिखी जहां पिछली शाम उसने देखा था। राजन उस लड़की के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। हाय, मैं राजन, यहीं पास में रहता हूँ। और आपका नाम? राजन ने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया था, लेकिन उस लड़की ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और नॉर्मल रही। इसके कुछ देर बाद दोबारा से राजन ने उस लड़की को वही बात दोहराई, लेकिन इस बार भी बात नहीं बनी। राजन थोड़ा गुस्से से वापस पीछे की तरफ पलटा और वापस जाने लगा। बिरजू, अरे ओ बिरजू, रुको। राजन एकदम से खुशी के मारे पागल हो उठा और अगले ही पल उसने हैरानी से खुद से सवाल किया कि इस लड़की को मेरा पेट नेम कैसे पता, जबकि अभी तो मैं इससे पहली बार मिला हूँ। लेकिन राजन उस चीज को नजरअंदाज करता हुआ उससे बातें करने लगा। उस लड़की ने अपना नाम श्रुति बताया। दोनों अब हर शाम पार्क में मिलने लगे और आपस में दोनों की खूब बनने लगी। लेकिन अब राजन का वो हवसी कैरेक्टर और इंतजार नहीं करना चाहता था। इसी वजह से उसने एक शाम उस खूबसूरत लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जो खुशी खुशी बिना किसी झिझक के उस लड़की ने कबूल भी कर लिया। दोनों की शादी तो तय हो चुकी थी, लेकिन राजन उस खूबसूरत लड़की के प्यार में इतना डूबा था कि वो उस लड़की के बारे में उसका नाम श्रुति है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता था। एक सप्ताह के अंदर दोनों की शादी होनी तय थी। हर कोई राजन की इस जल्दबाजी से नाखुश था, लेकिन राजन को किसी के भी सजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बस कुछ दिन बाद राजन की शादी श्रुति से हो गई। श्रुति के घर से कोई भी नहीं आया था, जो थोड़ा अजीब था, लेकिन अब राजन की जिद के सामने किसकी चलनी थी। शादी होकर जैसे ही श्रुति ने घर की दहलीज पर अपना कदम रखा, तभी राजन के दोनों पालतू कुत्ते जोरों से भौंकने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी खतरे की तरफ संकेत कर रहे हैं। श्रुति भी उन कुत्तों को ऐसे घूर रही थी जैसे उसका बस चले तो वो तुरंत उन्हें निगल जाएगी। शादी को अब 10 दिन बीत चुके थे और आज 11वीं रात थी। पूरा गांव सुकून की वादियों में सो रहा था। तभी उस रात अस्तबल से गायों और बछड़ों के चिंगाड़ने की आवाज आने लगी। गांव के लगभग कुछ लोग जागे और अपने घरों से बाहर निकले। वो 4 लोग थे जो टॉर्च की रोशनी से अपने अस्तबल की तरफ जा रहे थे, जहां उन्होंने अपने गायों को बांधे रखा था। वो अपने अस्तबल के करीब पहुंचे तो उन्हें पायल और झुमके की आवाज सुनाई पड़ी। वो सभी एक बड़ी सी दीवार के पीछे छुप गए, लेकिन तभी उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने देखा इस गांव की नई दुल्हन और राजन की बीवी यानी श्रुति एक चुड़ैल का रूप लिए बछड़ों को नोच नोच कर खाए जा रही है। वो खून पीने में व्यस्त थी और साथ ही जानवरों के अंतड़ियों को खा खा कर उन्हें जमीन पर फेंक रखा था।
वहां मौजूद उन चारों के रोंगटे खड़े हो गए और डर के कारण वो सभी लोग भागने लगे। इसी बीच उस चुड़ैल ने उन लोगों की मौजूदगी का एहसास कर लिया और बछड़ों के मांस को एक तरफ रखते हुए सीधे दीवार पर कूदी। उन चारों में से 3 तो भाग गए, लेकिन एक बदकिस्मती से वहीं फंस गया। मेरी असलियत को तूने एकदम करीब से देखा है। अब तेरा बचना तो असंभव है। अगली सुबह उस आदमी की लाश गांव के चौराहे पर लटकी मिली, जहां उसके जिस्म से दिल गायब था। इस घटना में एक और बात थी कि उसी रात वो चुड़ैल उन तीनों जो भाग निकले थे उनके सपने में भी आई थी, जहां उसने चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उसकी असलियत किसी को भी बताई तो वो उन्हें भी भयानक मौत देगी। अब ये सिलसिला गांव में रफ्तार पकड़ने लगा। हर शनिवार की रात को गांव के जानवर तेज आवाज करने लगते और अगली सुबह सड़कों पर भयानक दर्द के साथ मरे मिलते। अब तक राजन को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि गांव में हो रहे इस खौफनाक कांड को अंजाम उसकी सबसे भरोसेमंद यानी उसकी पत्नी ही दे रही है। भले राजन को श्रुति पर जरा भी शक नहीं गया था, लेकिन उसकी माँ को श्रुति में एक चुड़ैल साफ नजर आ रही थी। उसे लगभग यकीन था कि गांव में जो चुड़ैल हर शनिवार की रात अपना शिकार खोजती है और इस गांव को खंडर बनाने की कोशिश में है, वो कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही है। राजन की माँ को श्रुति के बर्ताव से उस पर शक हो चुका था, जैसे सब्जी सेकंड्स में काट देना, खाना कुछ मिनटों में बना लेना, घर के एक कोने में बैठे होने के बावजूद पूरा काम कर लेना और कई बार काला जादू के सामान से खेलना। राजन की माँ को श्रुति का चेहरा दिन के हर पहर में अलग अलग दिखाई देता, जैसे सुबह इंसान जैसा, दोपहर तक एक बूढ़ी औरत, शाम और रात में उसकी माँ को श्रुति में एक खतरनाक चुड़ैल दिखती। एक रात राजन की बूढ़ी माँ अपने कमरे से बाहर पानी पीने के लिए आई तो वहीं उसे राजन के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। राजन की माँ ने जब राजन के कमरे में झांका तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि राजन की पत्नी श्रुति अब एक चुड़ैल थी और राजन के पैर के अंगूठे को चूस रही थी, शायद खून। ये देखकर राजन की बूढ़ी माँ ने अब ये फैसला कर लिया था कि कल सवेरे होते ही चाहे कुछ भी करके वो राजन को श्रुति की सच्चाई बताएगी। राजन की माँ अब अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उस चुड़ैल को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उसे ऐसा करते राजन की माँ ने देखा है और वो उसकी असलियत जान चुकी है, तो उसका जिंदा रहना श्रुति के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसके बाद श्रुति सीधा उसी बुढ़िया के कमरे में जाती है और एक भयानक आवाज के साथ उसकी गर्दन पकड़ लेती है। उस बुढ़िया की चीख निकल जाती है और इसके साथ ही राजन की आंख भी खुलती है और राजन कमरे से बाहर आते हुए सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है। ये तुम क्या कर रही हो श्रुति? क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ो माँ को। अब धीरे धीरे श्रुति का चेहरा बदलने लगता है, उसके बाल बढ़ने लगते हैं और उसके चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे प्यार करती हूँ? नहीं, तू तो मेरा बस एक इस गांव में पहुंचने का जरिया था। सालों पहले मेरी माँ अवंतिका को तुम लोगों ने जिंदा जला दिया था। मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। अवंतिका,
वो डायन जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। हे भगवान! ए चुड़ैल, मेरी माँ को छोड़ दे, वरना मैं अपनी बंदूक से तुझे मार दूंगा। वो चुड़ैल राजन की माँ को एक कोने में फेंक देती है और सीधा राजन पर झपटती है। इसके बाद वो राजन के गले में अपने दांत गड़ा देती है और राजन की तड़प तड़प कर वहीं मौत हो जाती है। बुढ़िया को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी भी मौत हो जाती है। लोगों का कहना है इसके बाद उस चुड़ैल ने उस रात उस गांव में मौजूद किसी भी शख्स को जिंदा नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, किसी को जलाकर किसी का कत्ल कर दिया। कहते हैं सालों पहले कोई अवंतिका नामक डायन इस गांव में रहती थी, जो गांव के मासूम बच्चों की बलि देती थी। जब लोगों को पता चला तो उसे गांव के चौराहे पर बांधकर जिंदा जला दिया, लेकिन उसकी बेटी पर किसी की नजर नहीं पड़ी। आज 22 साल बाद वही बेटी आई है बदला लेने और उसने पूरे गांव को शमशान बना दिया। दोस्तों, राजन की एक गलती का अंजाम पूरे गांव को भुगतना पड़ा। अगर आपको भी कोई ऐसी लड़की दिखे जो दिखने में बहुत खूबसूरत हो लेकिन अनजान हो, तो उससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत चेहरे के पीछे ही नकाबपोश शैतान बसते हैं।